सबसे पहले देबनाथ सर ये बताइए कि इन तमाम बातों के बीच पाकिस्तान जो है उसका चर्चा में नाम आ गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो दबाव बनाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, पाकिस्तान दबाव बनाएगा अमेरिका के ऊपर और ईरान के ऊपर कि ये युद्ध विराम हो जाए। और वजह सिर्फ इतनी बताई गई है कि शिया जो मुसलमान हैं उनकी कम्युनिटी ईरान के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान इतना ताकतवर कब हो गया सर, जो वो ट्रम्प साहब को समझा सके? अदिति, एक कहावत है, तू कौन मैं खाम खां। इनके पास खुद के लिए तो दाने नहीं हैं, दूसरों के लिए ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्या होल्ड है? एक बीच में बस ये बात मुझे याद आ गई, वो एक और पिक्चर का नाम याद आ गया, तू झूठी मैं मक्कार। जी। अब ये अमेरिकन मीडिया है, बीच बीच में खलबली पैदा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान की क्या पकड़ है मैं और आप बेहतर जानते हैं। ईरान के साथ उनके जो रिश्ते हैं बहुत ही ल्यूकवार्म हैं। कभी कभी अगर हम याद रखें 2 साल 3 साल पहले उन्होंने बमबारी भी कर दी थी उस तरफ जाकर, ईरान के सिस्तान प्रांत पर। क्या ईरान पाकिस्तान की बात सुनेगा? कभी नहीं। पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है, पाकिस्तान में शियाओं को दबा के रखाया जाता है। सुन्नी वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो शिया को अधर्मी भी मानते हैं। अब पाकिस्तान का क्या होल्ड है दूसरे पार्टनर्स पर, इजराइल पर? इजराइल को तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, ना एम्बेसी, ना कौंसलेट, ना डिप्लोमेटिक कोई चैनल खुला हुआ है। अमेरिका के पास पाकिस्तान का क्या स्थान है? हाँ, अमेरिका का बात ठीक है। पाकिस्तान में जब भी उनको कुछ पैर पकड़ने होते हैं तो कभी मुनीर साहब, कभी शाहबाज साहब दौड़ के पहुंच जाते हैं अमेरिका में। वो उनको फ्री में लंच भी खिला देते हैं कभी कभी। तो पाकिस्तान की दबाव की नीति अमेरिका पर आएगी, बहुत ही हास्यास्पद है। पाकिस्तान अमेरिका से अनुरोध कर सकता है, साहब मान जाइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, ये प्लांट है, सीरियसली स्पीकिंग ये एक प्लांट है पाकिस्तान को अपने को सामने में लाने के लिए। असल में खिलाड़ी कौन है जो कि एक्टिवली और कुछ हद तक शायद जेन्युइन इंटरलोकेटर या मेडिएटर के हिसाब से काम कर सकें? मिस्र है, अल-सीसी हैं, उनका सब लोग सुनते हैं। मिस्र का इजराइल के साथ बहुत अच्छा संबंध है, खासतौर से कैंप डेविड एग्रीमेंट के बाद। बिल्कुल। तो अगर कोई डिप्लोमेटिक चैनल अमेरिका के साथ खुला हुआ है और इजराइल के साथ खुला हुआ है, मिस्र है। मिस्र पूरी तरह से हथियार अमेरिका से लेता है, उनकी आर्मी, एयरफोर्स। और देखो, तुर्की भी इसमें खेल रहा है। अर्दोगान की भी बात शायद सुनी जाए, लेकिन पाकिस्तान का नाम ऐसा है नहीं आते। बिल्कुल सर, खिलाड़ी की बात हुई, आप तो बताइए इस 25 दिन की लड़ाई में खिलाड़ी कौन, ट्रम्प या ईरान? मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा आपके पहले प्रश्न का। कल एक ऐसी खबर आई जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग है, जो इसी से मिलता जुलता है। पाकिस्तान में सिया कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जनरल मुनीर ने सिया कम्युनिटी के अगेंस्ट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, उस पे सिया कम्युनिटी ने उसको थ्रेट किया है कि तुम इस पे माफ़ी मांगो, नहीं तो हम ये आगे ले जाएंगे और ईरान के साथ हो लेंगे। तो पाकिस्तान के डिवीज़न का भी खतरा, ये भी आप देख लीजिए अदिति जी। कल जो दुर्घटना और घटना हुई है, ये मुझे लगता है उससे भी मैं लिंक करके देखना चाहूँगा, क्योंकि सिया समुदाय ने पाकिस्तान के जो सुपर कॉप कह लीजिए या सुपर प्रेसिडेंट कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, जनरल मुनीर को थ्रीट किया है कि माफ़ी मांगो। ये कल स्टेटमेंट ये आया हुआ है। मुझे लगता है कहीं पे ये भी लिंक है। और रही बात की अब हु इज़ द बॉस, ट्रम्प, तो इसका मतलब तो ये जो सब रिपोर्ट्स आती हैं ये तो और प्लांटेड लग रही है, जैसे शांति बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल शांति बनी रहे कि पाकिस्तान वार की सबसे बड़ी कैजुअलिटी फैक्ट होती है। ये आप देख लीजिए, वार में जितना बताया जाता है उससे ज़्यादा छुपाया जाता है। ये अभी भी हो रहा है। ट्रम्प साहब की अगर आप सर, ये वॉर इसलिए हो रही है कि सब कुछ छुपाया जा रहा है और सारा फोकस इस वॉर पे है, लेकिन कौन अभी तक भारी कौन पड़ा सर? देखिए, अगर फायर पावर की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एक आता है जिसमें 145 देशों की लिस्ट, एनुअल लिस्ट जारी होती है। उस लिस्ट में अगर देखा जाए तो अभी जो वर्ल्ड के सुपर पावर में हैं, ऑफ कोर्स फर्स्ट अमेरिका है, उसके बाद रूस, चीन, भारत का चौथा नंबर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है, आर्मी की बात की जाए, इनफैक्ट उसमें 60 उसके पैरामीटर्स हैं।
अलग अलग चीज़ों, उसमें भारत चौथा है दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देशों में मिलिट्री अच्छा पावर। साहब सर, एक बात बताइए मेरे दर्शकों को। ट्रम्प कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूरी एनर्जी जो पावर प्लांट्स है उस पर अटैक कर दूंगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही बंद कर दूंगा, लेकिन फिर ट्रम्प कहते हैं कि वॉर रुकेगा, वॉर 5 दिन के लिए होल्ड है, और ईरान उनका खंडन कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, नो टॉक्स आर हैपनिंग। क्या मतलब है सर इसका? ओके, मैं बताऊं। सैटरडे को इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, राइट। संडे को ये गोल्फ खेलने गए, मंडे को गोल्फ खेल के वापस आए और फिर इन्होंने कहा 5 दिन के लिए हम अभी छुट्टी लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसके बाद फिर हम फायर पावर जो भी है पावर स्ट्रक्चर जो उनके हैं उस पर अटैक करेंगे। तो ये इतना मतलब डिप्लोमेसी और एक कह लीजिए कि डाइवर्जन या कन्फ्यूज़न की ऊहापोह की स्थिति है। ट्रंप को खुद पता नहीं है। अभी लेटेस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कहीं पे ऐसी भी बातें देखने में आई कि ही वॉज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ब्लेमिंग हिज जो उसके वार मिनिस्टर हैं। सोचिए अमेरिका में युद्ध मंत्रालय है और युद्ध मंत्री है, देखिए माइंडसेट उनका क्या है। और अभी जो लेटेस्ट अभी खबर आई है, आज की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने शायद अपने युद्ध मंत्री जो हैसियत हैं उसको ब्लेम किया है इस वार के लिए कि शुरू से वही चाह रहे थे ये वार। अमेरिका में भी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई है। वाइस प्रेसिडेंट वेंस की बात है, वो शायद वार के लिए तैयार नहीं थे, और आप देखिए अभी तक उनका वो खुल के नहीं आए हैं इस वार में। तो कई सारे ऐसे लोग हैं, विपक्ष की बात छोड़िए, उनके जो पक्ष के हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट कमिंग फॉरवर्ड। संदीप जी एक बात समझाइए, ईरान ने कहा कि जब तक कि सारा भुगतान ना पे कर दें अमेरिका, जब तक कि हमें जितने भी सैंक्शंस हैं वो ना हटा दिए जाएं, अपने हिसाब से कौन हमसे तेल लेगा नहीं लेगा, सारे सैंक्शंस हटा नहीं दिए जाएं, जब तक कि आप ये प्रॉमिस ना कर दें कि दोबारा अटैक नहीं करेंगे, और तीसरा कि ईरान इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगा, आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक बातचीत हो ही नहीं सकती। तो ये तो संभव ही नहीं लग रहा, तो फिर तो वॉर रुकेगा ही नहीं। देखिए अब क्या संभव है क्या नहीं। और इस बीच में रात को इजराइल पे अटैक भी किया जो कि जबरदस्त इम्पैक्ट किया इजराइल को, तो फिर तो वॉर रुकेगा ही नहीं। देखिए ये बता रहा है कि जो ईरान का कॉन्फिडेंस है, इतने लॉस के बावजूद भी ईरान अगर ये शर्तें रख रहा है तो कहीं ना कहीं वो वार को कंटिन्यू करने की स्थिति में है, पहली बात। और जो ग्लोबल पावर की बात कर रहे हैं, 3 ग्लोबल पावर हैं इस दुनिया में, और जो इस तरह की ग्लोबल पावर है, एक्चुअली अमेरिका को लग रहा था कि बहुत अपनी इस तरह की एग्रेसिव नीतियों से ट्रम्प जो है ना बहुत मजबूत कर देंगे, लेकिन वो हर तरह से मुश्किल में डाल चुके हैं। मुश्किल में इसलिए डाल चुके हैं, उनको लगता था कि इसी बुली नेचर के आधार पर वो कई देशों को कंट्रोल करेंगे और अपने को मालामाल करेंगे। उन्होंने पहला काम वेनेजुएला में किया, निकोलस मादुरो को ड्रग मतलब पेडलर बता के कहा कि ये ड्रग की तस्करी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। दूसरा, सऊदी अरेबिया से उनका पहले से ही बहुत बढ़िया संबंध 70 के दशक से चल ही रहा है, तो ऑयल के 2 महत्वपूर्ण देश है, तीसरा ईरान था। उस पर उन्होंने इजराइल के संकट में उसके साथ होके और हमला किया, सैंक्शंस लगा ही रखे थे, इतना मजबूर कर दिया था कि वहाँ पर वहाँ की जनता को बहुत मुश्किल हो रहा था। तो एक रिजीम के खिलाफ एक आक्रोश हो गया। फिर इनको लगा कि यही सही समय है, अब अटैक करना चाहिए, हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये चाहते थे कि उसके भी ऑयल रिजर्व पर और पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लें। एक्चुअली है क्या कि जो ये मिडिल ईस्ट है, जिसे मिडिल ईस्ट हम यूरो सेंट्रिक विजन से कहते हैं, बेसिकली यूरोप के लोग उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, मेरे लिए वो मिडिल ईस्ट नहीं है, उनके लिए वो जो नियर ईस्ट, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट बेसिकली उनका ये दृष्टिकोण है। तो बहरहाल ये जितने भी देश हैं ऑयल और गैस में बहुत ही रिच हैं, इस पर लूट का ट्रम्प का एक वो था। अमेरिका का भी यही दृष्टिकोण था। जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और उसका जो सी है उसमें भी बहुत सारे संभावनाएं हैं, तो अमेरिका चाहता था कि रूस के पास ना जाए, इसलिए यूक्रेन को हमेशा मदद करता रहा। बीच में बुला के जेलेंस्की को डांटा, पुचकारा, फिर उसके बाद मदद करते रहे। कंटिन्यू करने इनकी मजबूरी थी क्योंकि रूस उससे बेनिफिट होगा, और रूस और चाइना कहीं ना कहीं ईरान से जुड़े हुए हैं। ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिल रही है, रूस से भी, चीन से भी। याद रखिएगा कि वेनेजुएला और ईरान से चीन जो है युआन में तेल खरीद रहा था और सबसे ज्यादा फायदे में था। तो मैं 2-3 चीजें थोड़ा विस्तार से बता रहा था। अब बता दूं कि ईरान जो है ना बहुत मजबूत स्थिति में है। अमेरिका को ट्रम्प, याद रखिएगा, एक बहुत ही हैबिचुअल झूठा आदमी है, बहुत ही बेसिकली एक फ्रॉड है। फ्रॉड जब मैं कह रहा हूं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि उसने चुनाव तो लड़ा, तमाम तरह के प्रोपेगेंडा, तमाम तरह की चीजें की। याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम एप्स्टीन फाइल में है,
उसका नाम डेनियल स्टॉर्म ने यौन माने उत्पीड़न क्या, वो तो सहमति से था, उसका संबंध पेडोफाइल कह लीजिए, बच्चे नहीं, पर जब आप डेनियल स्टार बच्चों ने के साथ हैं तो वो सहमति क्या होगी? यौन कर्मी है, उससे से उसका संबंध था और उनकी मुंह मतलब हंसमनी दिया था उसने, उसका ये इतिहास रहा है। और उसका जो बाप था फ्रेड ट्रम्प, वो बेसिकली एक रियल एस्टेट का आदमी था। आप न्यूयॉर्क और इसकी जो इलाके हैं उसमें सरकारी सब्सिडी के पैसे से उसने उस कॉलोनीज को बढ़ाया, पैसा कमाया, इस पैसे को इसने आगे बढ़ाया। इसकी यही आदत रही है। अमेरिका के लोग त्रस्त हैं, वहाँ की सीनेट में विरोध हो रहा है ट्रम्प का, क्योंकि ये जो विदेश नीतियां हैं कहीं ना कहीं अमेरिका को एक्सपोज भी कर रही हैं और बहुत मुश्किल में डाल रही हैं। जिस तरह का इसने ग्रीनलैंड के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रचा, जो चीजें कर रहे थे, ये इन्होंने हर किसी को संकट में डाल दिया। यही नहीं, भारत संकट में जो पाकिस्तान जो है, जो अभी पंचायत कर रहा है या कह रहा है कि हम पीस टॉक को की मध्यस्थता करेंगे, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि ये झूठ है, क्योंकि ट्रम्प फंस चुके हैं और उनको लग रहा है कौन निकालेगा यहाँ से मुझे। देखिए, भले अमेरिका दूर हो वहाँ से, लेकिन अभी लोगों को लग रहा था कि 2000 किलोमीटर तक वार कर सकता है ईरान। अभी उसने जो ब्रिटेन से इन्होंने लीज पे लिया हुआ एक आइलैंड है जहाँ इन्होंने बेस बना रखा है, 3800 किलोमीटर दूर है, वहाँ उसने 2 मिसाइल दागी थी। डिएगो गार्सिया, वो एक पुर्तगाली नाविक के नाम पर है, वो बेसिकली वहाँ पर डाला, लगा नहीं निशाने पर। अमेरिका पर लगातार आक्रामक है और उसके जो देश हैं जहाँ से वो बेस बना के हमले कर रहा है वहाँ पे अटैक कर रहा है। इससे होगा क्या कि अमेरिका में अभी तेल का जो दाम है $120 प्रति बैरल हो गया।